हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जूडो खेल के बारे में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जूडो खेल की हिस्ट्री के बारे में, इसके रूल्स एंड मेजरमेंट्स के बारे में, और इसके अलावा इससे जुड़ी हुई सारी बातों की इस वीडियो में क्लियर करेंगे ताकि एग्जाम में यदि कोई क्वेश्चन आए तो आप कोई भी क्वेश्चन मिस ना करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जूडो खेल की हिस्ट्री के बारे में कि जूडो खेल की शुरुआत कब हुई, कहाँ से हुई। जूडो जो खेल है इसकी शुरुआत 1882 में जापान के जिगारो कानो के द्वारा की गई थी। और यह जो खेल है यह भारत में कब आया, तो देखिए जूडो खेल भारत में सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1905 में विश्व भारती यूनिवर्सिटी में खेला गया था। ये कह सकते हैं जो खेल है इसे रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा भारत में लाया गया था, या फिर ये कह सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इस खेल को भारत में सबसे पहले विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो कलकत्ता में है वहां पर खेलने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया था। और यह जो टर्म है जूडो, इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका टर्म का मतलब होता है, इससे जो टर्म है उसका अर्थ होता है द जेंटल वे। आगे देखिए यह कौन है, यह है जिगारो कानो, जिन्होंने इस खेल को शुरुआत की थी जापान में। अब हम देखेंगे इस खेल के प्रमुख संस्थाओं के बारे में कि कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो इसे भारत में और विश्व स्तर पर ऑर्गेनाइज करवाती है और इसके रूल्स को बनाने का कार्य करती है। सबसे पहले जो वर्ल्ड स्तर पर तो है इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है वह बुडापेस्ट हंगरी में है। यह जो संस्था है यह विश्व स्तर पर जूडो के जो रूल्स होते हैं, जो इसके जो मेजरमेंट होते हैं उसे निर्धारित करती है। और अगर एशिया के स्तर पर देखा जाए तो जो जूडो खेल होता है उसके लिए एक संस्था है, उसका नाम है जूडो यूनियन ऑफ एशिया। जूडो यूनियन ऑफ जो एशिया है उसका फॉर्मेशन 1956 में हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है वह है कुवैत में है। जो कुवैत में है यह जो हेडक्वार्टर है इसके द्वारा एशिया स्तर पर, मतलब हमारा जो महाद्वीप है उसके स्तर पर जूडो की जितनी प्रतियोगिता वगैरह होती है उसको ध्यान में रखकर करवाई जाती है। मतलब यह जो संस्था है यह उन सब चीजों का ऑर्गेनाइज करवाती है, उसका सबका निर्धारण करती है। और भारत स्तर में अगर देखा जाए तो जूडो की जो संस्था है जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है उसका फॉर्मेशन 1962 में हुआ था और उसकी जो हेडक्वार्टर है वह कहाँ पर है, तो न्यू दिल्ली में। अब भारत में कितनी खेल की संस्थाएं देखेंगे तो उसमें से मोस्ट ऑफ जो संस्थाएं हैं वह न्यू दिल्ली में ही है। आगे चलिए अब हम देखेंगे जूडो खेल जो है वह ओलंपिक में कब शामिल हुआ, किस प्रकार से इसकी जो जर्नी रही है। तो सबसे पहले जूडो जो खेल है उसे एक प्रदर्शनी खेल के रूप में 1964 में टोक्यो जापान में ऑर्गेनाइज करवाया गया था। और इस ओलंपिक के बारे में खास बात यह है कि एशिया में होने वाला यह एक प्रथम ओलंपिक है। इससे पहले भी इन्हें मौका मिला था लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के कारण एशिया में वह ओलंपिक ऑर्गेनाइज नहीं करवाया गया था। अब नेक्स्ट देखिए तो पुरुष वर्ग है उसके अलावा, मतलब पहले जो खेल ऑर्गेनाइज करवाया गया था, पहले जो 1964 में जो हुआ था वह तो एक प्रदर्शनी खेल था। फिर मुख्य रूप से जूडो खेल को ओलंपिक में कब शामिल किया गया, तो पुरुष वर्ग के लिए शामिल किया गया था 1972 में म्यूनिख में, और महिला वर्ग के लिए यह किया गया था 1992 में जो बार्सिलोना में जो ओलंपिक हुए थे उस समय पर जूडो खेल को ओलंपिक में शामिल किया गया था। अब हम देखेंगे जूडो खेल के जो मेजरमेंट होते हैं, उसका जो ग्राउंड होता है, उसका जो भी मेट होता है, उसका जो मेजरमेंट होता है उसके बारे में देखेंगे। तो जूडो खेल का जो प्लेटफॉर्म होता है उसकी जो टोटल लंबाई चौड़ाई होती है वह होती है 18 × 18, मतलब 18 इसकी लेंथ होती है, 18 इसकी क्या होती है, ब्रेथ होती है। ठीक है, मतलब 18 मीटर यह लंबा होता है, 18 मीटर यह क्या होता है, चौड़ा। और इसकी जो मैट होता है, इसका जो प्लेटफॉर्म होता है उसकी जो ऊंचाई होती है वह होती है 50 सेंटीमीटर में होती है। इसके बाद में इसका जो प्रतियोगिता का जो क्षेत्र होता है जहां पर यह प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज होती है, प्रतियोगिता होती है, तो उसका जो लंबाई चौड़ाई होती है वह होती है 14 मीटर लंबा, 14 मीटर चौड़ा होता है। और इसमें जो खतरे वाला क्षेत्र होता है, खतरे वाले क्षेत्र के सहित इसका जो प्रतियोगिता क्षेत्र है वह कितना है, तो 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा, यह तो खतरे वाले क्षेत्र के साथ में है। फिर इसमें लाल क्षेत्र वाला, मतलब जो लाल रंग की एक पट्टी होती है इसमें, ठीक है, तो वह होती है 1 मीटर चौड़ी, इसकी क्या होती है, वह लाल जो खतरे वाली जो पट्टी होती है वह कितनी होती है, तो 1 मीटर की होती है, 1 मीटर उसकी चौड़ाई होती है चारों ओर में। इसके बाद में खतरे वाला क्षेत्र होता है, मतलब ये जो लाल रंग की जो पट्टी है उसके बाहर में एक और होता है सुरक्षा क्षेत्र। सुरक्षा क्षेत्र जो होता है वह 3 मीटर का होता है, 3 मीटर चौड़ा होता है, वह चारों ओर में कितना होता है, 3 मीटर में। ठीक है, अब इसको इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इसका जो प्रतियोगिता का कुल जो क्षेत्र है वह कितना है, 14 मीटर में। ठीक है, उसके बाद में इसमें जो प्रतियोगिता का क्षेत्र होता है वह कितना है, तो वह है 10 मीटर। फिर ये जो लाल पट्टी है वह कितनी, 1, और जो खतरे है उससे बाहर, मतलब जो लाल पट्टी है उसके बाहर में कितना है सुरक्षा क्षेत्र, तो वह भी कितना है, 3। तो 3, 1 और 10 कितने हो गए, 14। और यहाँ पर टोटल जो ये जो प्रतियोगिता के लिए कुल जो क्षेत्रफल बताया वह भी कितना है, 14 है। आगे देखिए अब ये जो कंपटीशन का जो एरिया होता है उसे हम ग्राफ में देखेंगे, मतलब इसको हम एक तरह से चित्र में देखेंगे। देखिए इस प्रकार का यह होता है,
और इसमें जो अप्रोक्सीमेटली दे रखा है मतलब 14 से लेकर के और 16 मीटर के बीच में दे रखा है। ऐसा इसलिए दे रखा है क्योंकि इसमें जो लेंथ है, मेजरमेंट है, वह रियल में कैन में होती है, मतलब एक जापानी टर्म में है, इसलिए अगर मीटर में देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर अपन देखना पड़ेगा। इसमें देख पर हम देखते हैं कि जो ब्लू कॉम्पिटिटर होता है वह इस साइड में खड़ा रहता है, जो व्हाइट होता है वह सामने की तरफ में होता है। मतलब एक होता है इसमें ब्लू और एक होता है व्हाइट। मैंने पहले ही बताया था कि इसमें जो पोशाक होती है वो 2 तरह की होती है। और यह देखिए, ये जो बाहरी जो एरिया है वह होता है 18 का, मतलब 18 मीटर इसकी लेंथ होती है, 18 मीटर इसकी क्या होती है, वेड्थ होती है। उसके बाद में यह होता है प्रतियोगिता का क्षेत्र। प्रतियोगिता का क्षेत्र होता है वह कितना होता है, तो 14 मीटर का होता है, 14 मीटर लंबा, 14 मीटर चौड़ा होता है। उसके बाद में यह क्या है, यहाँ पर टाइमर, स्कोरर और ये स्कोर बोर्ड। इसके बाद में जहाँ पर प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज करवाई जाती है मेन भाग, वह कितना है, तो वह 10 मीटर का है। यहाँ पर 8 से 10 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैंने अभी बताया था कि जितनी भी लेंथ वगैरह मेजरमेंट है ये जापान में है, जापानी की केन जो इकाई होती है उसके अंदर है, इसलिए अगर मीटर में देखा जाएगा तो अप्रोक्सीमेटर में ही आएगा। उसके बाद में यहाँ पर इस जगह पर यहाँ पे क्या होती है, एक रेड पट्टी होती है, रेड बेल्ट होती है। और ये रेड बेल्ट होती है उसकी जो चौड़ाई होती है वह कितनी होती है, तो 1 मीटर में इसकी चौड़ाई होती है। और यह बार देखिए, यह होता है सेफ्टी एरिया, जिसे सुरक्षा क्षेत्र कहा जाता है, वह कितना है, 3 मीटर में। यह चारों तरफ में कितना है, चारों तरफ में 3 ही होगा। और जो सुरक्षा क्षेत्र होता है उसके अंदर की तरफ में यहाँ पर क्या आती है, यहाँ पर एक रेड बेल्ट आता है जिसकी जो चौड़ाई होती है वह 1 मीटर में होती है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि 3 मीटर फिर 1 और अंदर में 10, तो 3, 1 और 10 कितना हो गया, 14 हो गया। आगे देखते हैं जूडो की जो प्रमुख टर्म्स है उसके बारे में हमें जानना होगा कि जूडो में कौन कौन सी टर्म्स होती है, उसका यूज किया जाता है ताकि हम इस खेल को और भी अच्छी तरह से समझ सके। तो सबसे पहले है डोजो। जो डोजो वर्ड होता है वह किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो जूडो का जो हॉल होता है उसके लिए डोजो वर्ड का प्रयोग किया जाता है। एक है तथामी। तथामी का क्या अर्थ होता है कि जूडो का जो मैट होता है उसके लिए तथामी शब्द का प्रयोग किया जाता है। और जुडोकाज जो है वह जूडो के खिलाड़ी के लिए यूज किया जाता है। ये सारी की जो टर्म्स होती है जो जापानी है, इसलिए आपके लिए थोड़ी सी याद रखने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन सबको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। एक है जुडोगी। जुडोगी क्या होता है कि जूडो की जो पोशाक होती है, सफेद और नीले रंग की जो इसकी पोशाक होती है वह होती है जुडोगी। आप ध्यान से याद कीजिएगा कि जुडोगी होती है जूडो की पोशाक, और जुडोकाज जो होता है वह क्या होता है, तो जूडो का खिलाड़ी होता है। हजमे क्या होता है, तो हजमे का अर्थ होता है किसी भी खेल को, मतलब जूडो में खेल को जब प्रारंभ किया जाता है तब वहां पर हजमे खेल का जो हजमे शब्द है उसका प्रयोग किया जाता है। हजमे शब्द का प्रयोग किस प्रकार से, जैसे कि कोई रेस वगैरह होती है तो उसमें अपन वर्ड यूज करते हैं रेडी स्टडी गो, इसी तरह से यहाँ पर जूडो में वर्ड यूज किया जाता है हजमे। एक वर्ड है यहाँ पे माते। माते किस प्रकार से है, तो जब फाइट होती है उसे रोकने के लिए जो वर्ड का यूज किया जाता है वह है माते। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें भार वर्ग के बारे में। देखिए इसमें जो प्रतियोगिता होती है वह भार वर्ग के आधार पर होती है, मतलब जो वेट होती है उसके आधार पर होती है। तो इसमें पहले हम देखेंगे पुरुष वर्ग का। पुरुष वर्ग में जो वेट है वह है 60, 66, 73, 81, 90, 100 और 100 प्लस। ये जितने भी ये जो क्लासिफिकेशन किया हुआ है इसे अपन आसानी से याद रख सकते हैं। किस प्रकार से, तो देखिए जो पहला है वह 60 है, उसके बाद में 6 ऐड कीजिए, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और फिर 10। इस प्रकार से आप नंबरों को ऐड करते जाएंगे तो आपको आगे का जो नंबर है वो अपने आप पता चल जाएगा। आपको सिर्फ इसमें स्टार्टिंग का और लास्ट का जो नंबर है वह आपको याद रखना है, और उसके बाद में सब में 6, 7, 8 इस प्रकार से आपको ऐड करते जाना है। अब हम देखेंगे महिला वर्ग के बारे में। महिला वर्ग में भी आपको इसी प्रकार से करना है। जो पहला है 48 वो आपको याद रखना है, और उसके बाद में जो लास्ट का है 87 प्लस ये आपको याद रखना है। और उसके बाद में यहाँ पर इसमें ऐड किस प्रकार से करना है, यहाँ पर 6, 7, 8 इस प्रकार से ऐड करना है, और यहाँ पर 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस प्रकार से ऐड करना है। और लास्ट का नंबर क्या है, तो 87 प्लस। जिसका भी 87 प्लस में होता है वह भी इसमें खेल सकता है, मतलब जूडो के खेल को खेल सकता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसकी समय सीमा के बारे में, क्योंकि कोई भी खेल होता है उसकी एक समय सीमा होती है, समय सीमा के आधार पर उस खेल को ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। तो देखिए जो जूडो जो खेल है उसमें पुरुष वर्ग के लिए जो समय सीमा होती है वह होती है 5 मिनट, और जो महिला वर्ग होता है उसके लिए इसकी समय सीमा कितनी होती है, तो 4 मिनट का यह खेल होता है। और इसमें गोल्डन स्कोर का क्या अर्थ है, तो देखिए गोल्डन स्कोर का क्या अर्थ होता है कि अगर एक प्रतियोगिता करवाई जाती है, जैसे पुरुष वर्ग के लिए कोई प्रतियोगिता हो रही है, वह 5 मिनट तक प्रतियोगिता चली और अंत में दोनों के जो स्कोर है वह समान हो गए, तो ऐसी कंडीशन में एक बार गोल्डन स्कोर मतलब एक बार और प्रतियोगिता करवाई जाती है, और उसमें देखा जाता है कि किसके ज्यादा अंक इसमें बनते हैं, और उसके आधार पर विजेता घोषित कर दिया जाता है। वही क्या है, गोल्डन स्कोर है।
नेक्स्ट हम देखते हैं स्कोरिंग सिस्टम के बारे में। देखिए जो जापानी टर्म में स्कोरिंग सिस्टम है, यहाँ पर जो जूडो है उसमें जो स्कोरिंग सिस्टम होता है वह 3 प्रकार से होता है, इप्पॉन, वाजा-अरी और एक है यूको। जो इप्पॉन होता है वह सबसे बड़ा अंक है और जो यूको है वह सबसे छोटा अंक है। इप्पॉन किस प्रकार से प्राप्त होता है, तो प्रतिद्वंदी को काफी तेजी से, बल से और पूरी तरह से पीठ पर फेंकना। मतलब जब भी जूडो खेल को खेला जाता है उसमें अपने जो ओपोनेंट होता है उसे काफी तेजी से, बल से और पूरी पीठ पर पूरी तरह से उसे अगर लेटा दिया जाता है तो उसमें आपको इपॉन प्राप्त होता है और उस जो ओपोनेंट होता है उसे 25 सेकंड तक उसको होल्ड करना होता है। वाजा-अरी का क्या अर्थ है, तो वाजा-अरी में क्या होता है कि इसमें गति बल के साथ में उसको पीठ पर फेंकना होता है, लेकिन उपरोक्त घटकों में से किसी एक की आंशिक कमी होती है। एक की आंशिक कमी का अर्थ क्या रहता है कि या तो उसमें तेजी नहीं होगी या बल नहीं होगा या फिर पूरी तरह से वह लेटा हुआ नहीं होगा, कोई भी एक चीज की उसमें थोड़ी सी कमी रहेगी, तो ऐसी कंडीशन में आपको वाजा-अरी प्राप्त होगा। और अगर आप 2 वाजा-अरी को गेन कर लेते हैं तो आपको 1 इपॉन के बराबर में नंबर मिलते हैं। और इसमें आपको जो ओपोनेंट होता है उसको कितनी देर तक होल्ड करना होता है, तो 20 सेकंड तक आपके ओपोनेंट को होल्ड करना होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूके के बारे में, सॉरी यूको के बारे में। तो यूको में क्या होता है कि उपरोक्त घटकों में से एक की आंशिक कमी, सॉरी यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया है, एक की नहीं किसी 2 की आंशिक कमी है, ठीक है। तो किसी तेजी से, बल से और पूरी तरह से जो पीठ पर फेंकना है उसमें से कोई भी 2 चीज की हल्की कमी रहती है, तो ऐसी कंडीशन में आपको यूको प्राप्त होता है। इसमें एक और बात आपको याद रखनी है कि इसमें होल्ड का जो टाइम है वह कितना है, तो 15 सेकेंड है, ठीक है। मेन आपको ये याद रखना है कि जो इपॉन होता है वह सबसे बड़ा अंक है, वाजा-अरी है और एक क्या है यूको। यूको सबसे छोटा अंक है और 2 वाजा-अरी के अंदर एक इपॉन होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं व्हाट में वॉन बाय, मतलब ये जो खेल होता है वो किस प्रकार से जीता जा सकता है उसके बारे में देखते हैं। एक आप जीत सकते हैं इपॉन के द्वारा, अगर आपकी ज्यादा इपॉन है तो आप इस खेल को जीत सकते हैं। नेक्स्ट है वाजा-अरी। देखिए ऐसी कोई कंडीशन होती है जब दोनों जो ओपोनेंट हैं, दोनों में जो खिलाड़ी हैं, ठीक है, दोनों जो जुडोकाज है दोनों के जो नंबर है वह क्या है, सेम है, मतलब दोनों ने इपॉन प्राप्त कर लिया है, लेकिन एक ने एक वाजा-अरी अधिक प्राप्त किया है, तो जो जिसने एक वाजा-अरी अधिक प्राप्त किया है वह क्या होगा, जीत जाएगा। मतलब वाजा-अरी के आधार पर भी जो खिलाड़ी है उसकी जीत का निर्धारण हो सकता है। नेक्स्ट है खेल से बाहर। देखिए खेल से बाहर किस प्रकार से होता है कि अगर कोई खिलाड़ी है, अगर कोई जुडोकाज है वह खेल की भावना से नहीं खेल रहा है तो उसे खेल से बाहर किया जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में जो ओपोनेंट होता है उसे जीत हासिल हो जाएगी। एक होता है समय सीमा की समाप्ति। देखिए अभी हमने देखा था कि इसमें समय सीमा किस प्रकार से होती है, तो पुरुष वर्ग के लिए इसमें जो समय सीमा होती है वह 5 मिनट की होती है और महिला वर्ग के लिए इसमें समय सीमा होती है वह 3 मिनट की होती है। और ऐसी कंडीशन में जिसके ज्यादा अंक होती है वही क्या होगा, वह जीत जाएगा। नेक्स्ट है चोट लग जाने से। देखिए जब चोट लग जाती है तो ऐसी कंडीशन में भी ऐसा हो सकता है कि अगर किसी की चोट लग जाती है उसके बाद में हम देखते हैं कि किसके ज्यादा अंक प्राप्त हुए तो उसे क्या करेंगे, उसे विजेता घोषित कर देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बेसिक टेक्निक्स के बारे में। इससे पहले हमने जो देखा था वह बेसिक टर्म के बारे में देखा था, अब हम देखेंगे बेसिक टेक्निक्स के बारे में कि बेसिक कौन कौन सी इसमें टेक्निक्स होती है जूडो खेल में जिसका इस खेल में प्रयोग किया जाता है। तो एक है नागेवाजा। नागेवाजा क्या होता है कि गिराने की टेक्निक को क्या कहा जाता है इसमें, तो नागेवाजा। इसमें जितनी भी टर्म्स है ये सारी के सारी जापानी है, इसलिए आपको याद करने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, लेकिन याद करना आवश्यक है। नेक्स्ट है तेवाजा। तेवाजा क्या होता है, तो हाथों द्वारा गिराने की जो टेक्निक होती है उसे क्या कहते हैं, तेवाजा। इसमें अलग अलग टेक्निक्स है, इन सबको आपको याद करना है। एक है कोशीवाजा। कोशीवाजा क्या होता है कि कुल्हे के द्वारा जो गिराने की टेक्निक होती है उसे कहते हैं कोशीवाजा। एक है असीवाजा। असीवाजा क्या होती है कि पैरों के द्वारा जो गिराने की टेक्निक होती है उसे कहते हैं असीवाजा। एक है केनसेत्सु। केनसेत्सु वाजा, इसमें होती है अंगों को जोड़ों से पकड़ना, अंगों को जोड़ों से जो पकड़ना होता है उसे कहते हैं केनसेत्सु। और एक लास्ट हम फाइनल है सेमेवाजा। सेमेवाजा सेमीवाजा आप कह सकते हैं, इसमें होता है गला दबाते हुए, मतलब गला दबाने की इसमें टेक्निक होती है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सेमेवाजा। इन सबको आपको याद करना है। अब हम देखेंगे इसमें कौन कौन से प्रमुख अवार्ड है जो अभी तक लोगों ने प्राप्त की है, प्रमुख अवार्ड उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे द्रोणाचार्य अवार्ड के बारे में। द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है, तो कोच को दिया जाता है। सबसे पहले जूडो खेल में जिसने द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्त किया है वह है गुरुचरण गोगी। इन्होंने प्राप्त किया था 2014 में, और अभी रिसेंट में जिन्होंने प्राप्त किया है वह है जीवन कुमार शर्मा, जिन्होंने 2018 में द्रोणाचार्य अवार्ड जूडो खेल में प्राप्त किया है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं अर्जुन पुरस्कार के बारे में। तो अर्जुन पुरस्कार प्रथम रूप से जिन्होंने प्राप्त किया था वह है संदीप ब्याला। संदीप ब्याला ने इसे प्राप्त किया था 1992 में, और रिसेंट में जिसने प्राप्त किया है वह है कपिल परमार। कपिल परमार ने इसे प्राप्त किया है 2024 में। तो इसी के साथ आज हम हमारी इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में वीडियो को शेयर करें, और हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड।